हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। मंत्री, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने एंड टाइम पर बीजेपी से नाता तोड़कर अन्य दलों से मिलकर सरकार बना ली, आने वाले भविष्य में इसका क्या हो? देखो, मैं पॉलिटिकल भी बात आपको बताता हूँ और आप पहले 2 मिनट में बिहार का कैरेक्टर समझ लीजिए। बिहार को हम लोग जिस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से समझते हैं, मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। बिहार को 2500 साल पहले बिहार की मिट्टी में क्या है वो बता देता हूँ। 2500 साल पहले बिहार में, बुद्ध पैदा तो नेपाल में हुए थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि थी बिहार। महावीर कहाँ, कर्नाटक और वहाँ से आए, उनकी कर्म भूमि थी बिहार। गुरु नानक ने एक सर्टेन पीरियड तक रहे बिहार। मौलाना आला हसीन थे, वो रहे बिहार। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए और जब चंपारण गए, तब गांधी बने गांधी, वो भी बिहार। फिर जब जयप्रकाश नारायण बिहार, और पहले चीफ मिनिस्टर बने दारोगा प्रसाद राय यादव थे, वो बिहार। फिर बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जो बीपी मंडल कहलाते थे, वो भी चीफ मिनिस्टर बने और उन्हीं की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों को आरक्षण की कमेटी बनी 65 में। वो भी नेहरू जी की रिजीम रही होगी शायद। तो आध्यात्मिक दर्शन वो मिला बिहार से। सबसे बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, सम्राट अशोक बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। तो आप उस ज़मीन की भी तो वैल्यू समझो। उसकी पॉलिटिकल वैल्यू रही है, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू रही है और उसकी आध्यात्मिक वैल्यू रही है। तो उस ज़मीन को आप किसी भी दृष्टि से देखो, वो भाई जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और वो शासन में तक्षशिला तक था, जहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो तो पाकिस्तान में चला गया, और अफ़गानिस्तान का काबुल के उस तक था वो जगह, और उसके बॉर्डर पे छूती थी। तो बिहार की आप पॉलिटिकली, रिलीजियसली वो सब वैल्यू समझो। अब आइए इस बात पर कि ये जो नीतीश जी ने किया, ये बड़ी घटना है पॉलिटिक्स में। और नीतीश बहुत समझदार आदमी है, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। और वो ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं है आपको ये कहना पड़ेगा इतने बार चीफ मिनिस्टर रहे। नहीं, वैसे तो वो बहुत टर्म रहे, शायद अब तो सबसे सीनियर होंगे। तो मुझे क्या लगता है कि अकेले नीतीश के, और नीतीश ने जिस तरह से ये सारे लोगों से मुलाकात करी है, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई उन्हें उस बात का ये ख्याल नहीं था कौन जूनियर सीनियर है। और इस बात का इम्पैक्ट इतना पड़ा है कि आदमी का जो रुझान और मिजाज और जो नज़रिया होता है, वो ऐसे धीरे धीरे बदलने लगता है। और इसी के साथ जो है कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई। तो ये सब दोनों घटनाएं मिल गई। तो आप ये सोचो कि कभी पता नहीं होता है, जो अब आज के रेफरेंस में अगर बात करो आप, एक बहुत बड़ा हाईवे निकल रहा है और उसके ऊपर से एक और कभी कभी सड़क निकलने लगती है, वो नीचे की हवेलियाँ उस सड़कों के नीचे आ जाती हैं। मैं आज अपने यहाँ घुसते हुए भी देख रहा था।
तो बड़े बड़े आलीशान मकान थे, और वो ऊपर एलिवेटेड रोड बन गई और वो दिखाई भी नहीं दे रहे। पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये जो पॉलिटिक्स में ये थोड़ी नफ़रतों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, चाहे वर्ग की नफ़रतें कहो, चाहे धर्म की नफ़रतें कहो, चाहे जातिगत नफ़रतें कहो, नफ़रतों का दौर शुरू हो गया था। वर्ग बढ़ गए सोशल मीडिया पे, ये वो फलाना ठिकाना, और बहुत सी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। टीवी का मामला ज़रा बहुत नीचे चला गया है, अखबार भी नीचे चला गया है, क्योंकि वो अपनी मन की बात, ढंग की बात लोग कह नहीं पा रहे। तो ये जो यात्रा हो रही है हिंदुस्तान में, अगर यात्राओं की आप बात करो तो जो कुछ बड़ा निकला है वो यात्राओं से निकला है। आप ये सोचिए, दांडी यात्रा, गांधी जी की तो ले, लुईस फिशर ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर है। उसने कहा गांधी जैसा आदमी तो कहीं दुनिया में पैदा होगा कि नहीं होगा। अगर उसके वो जितना ज़मीन पे चला दूसरों के लिए, मूवमेंट के लिए, कॉज के लिए, पब्लिक के लिए, तो उन्होंने एवरेज निकाला था 24 किलोमीटर रोज़ चलते थे वो। अगर उनके पैर और स्टेप्स नाप लिए जाएं तो वो दुनिया को घूम चुके होते। ये उस आदमी ने कहा जो दुनिया का बहुत बड़ा फिलोसोफर है। तो उन्होंने उनकी हर यात्रा, उसके बाद किसकी, चंद्रशेखर जी ने यात्रा करी, यात्राओं में से निष्कर्ष जरूर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो अभी तक अपना पार्टी का अध्यक्ष तक चुन नहीं पाया। अध्यक्ष और यात्रा अलग अलग हैं इस वक्त। अध्यक्ष जी को उन्होंने छोटा कर दिया, बौना कर दिया है, और इतना उसको ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और अभी हम इस टुकड़े में न ये बात करेंगे कि इसका पॉलिटिकल क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी सीटें बढ़ेंगी, कहाँ से, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, क्या ये लोकतंत्र में कुछ खूबसूरती आ पाएगी इससे कि नहीं, ये बड़ा विषय है। और वो पॉलिटिक्स से भी बड़ा विषय है, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष से भी बड़ा। भाई आप क्यों परेशान हो? आप और हम क्यों परेशान हैं कि डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान की थी उसका आकार स्वरूप जो है वो किसान आंदोलन हुआ। आप सोचो क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं करना पड़ा उन लोगों को आंदोलन, और क्या क्या उन्होंने, सरकार ने उनके खिलाफ करा। और लेकिन पब्लिक रही किसान आंदोलन के साथ, सरकार तो कोई नहीं थी। लेकिन आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ठीक है, उन्हें नुकसान बहुत हुआ। तो जो ज़मीन के आंदोलन होते हैं, जो गरीबों, किसानों, मज़दूरों के आंदोलन होते हैं, या उनके लिए यात्राएं निकाली जाती हैं, वो निष्कर्ष लेके आती हैं। और फिर वही मैं कहता हूँ ना, दुश्मनी जो है ना, जैसे दुश्मनी का सफ़र 1 दिन 2 दिन, तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। ये जो पॉलिटिक्स में गिरावट आई है, और एक रंगी पॉलिटिक्स जो होती है, कोई की हो, किसी की भी हो, एक ज़माने में कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे माहौल बना था, वो उससे पब्लिक डिटैच हो जाती है, पब्लिक दूर भाग जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मीडिया का क्या हाल हुआ है, कहाँ टीवी पहुंच गया। अखबार का पता करो, आप अखबार के मालिकों से बात करो, या यहाँ के अपने वेंडर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, अखबार की कितने नंबर घट गए। टीवी अब कितना कौन देख रहा है खबरें। तो जब सब कुछ बदल रहा है, सारा सिस्टम बदल रहा है, तो ये लड़ाई है जो मैं अपने नज़दीक महसूस करता हूँ, ये डेमोक्रेसी को बहाल करने का किस्सा है। ये डेमोक्रेसी को बहाल करने की लड़ाई है। और इसमें आप कामयाब क्यों हो जाते हो? आप पैदल चल रहे हो, उससे नीचे तो जा नहीं सकते हो, तो आप साइकिल वाले से भी मिल रहे हो, रिक्शे वाले से भी मिल रहे हो, चाय वाले से भी मिल रहे हो, ठेली वाले से भी मिल रहे हो। और वो भी, उन्हें लगता है कि यार ये जब इतने बड़े लोग कर रहे हैं तो भाई अच्छा ही करेंगे कुछ ना कुछ, वो भी पीछे लग लेते हैं। अब तो देखो कैसे सैलाब सी हो रही है। और 150 दिन आपको दूसरी खबर अब मिलेगी नहीं। क्यों? उन्होंने एक्शन शुरू करा है और बीजेपी को उस पर रिएक्शन करना पड़ रहा है। अब जो पहले काम करेगा, एक्ट तो वो कर रहे हैं, रिएक्ट ये कर रहे हैं। उसमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो रही, उनकी बातों का कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये पॉलिटिक्स पहुंचेगी कहाँ? ये पॉलिटिक्स फिर रिवाइज होकर आएगी मंडल वर्सेस कमंडल पर।
मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ आपको। मैंने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी थी 2000 में, मैं मिनिस्टर था। पिछड़ी जातियों का आरक्षण काट दिया, मैं जिस सरकार में मिनिस्टर था। पिछड़े वर्गों में 3000 जातियाँ हैं, शेख सैयद पठान को छोड़ के मुसलमान भी हैं, 3000 छोटी छोटी जातियाँ हैं, उनका पूरा आरक्षण बिगाड़ दिया। उसके अगेंस्ट मैं अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, मैं जीता। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा समर्थन मिला था वो बिहार से मिला था और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिला था। तो जहाँ जहाँ वो यात्राएं जा रही हैं, घूम रही हैं, ये लौट के लड़ाई होगी मंडल और कमंडल की हो जाएगी, जो अडवाणी जी की यात्रा के पहले थी और बाद में भी हुई। ये शेप, क्योंकि रोज़गार भी नहीं दे पाई सरकार, महंगाई को रोक नहीं पाई, तो रोज़गार वाले और बिहार के लोग जितने पॉलिटिकल लोग हैं, वो मैंने बता दिया बिहार का चरित्र आपको, आध्यात्मिक से लेके धार्मिक से लेके सारा पॉलिटिकल समझा दिया। तो ये मंडल वर्सेस कमंडल की तरफ जा रही है लड़काई। क्यों? नीतीश और तेजस्वी के कॉम्बिनेशन को आप वैसे ही सोच लीजिए। जो उनके सामने लड़ने वाले लोग होंगे उनकी तादाद रह जाएगी 20-25% और ये पहुंचेंगे 85-80% पे। और यही शक्ल साउथ में क्या देख रहे हो आप? साउथ में भी जाने से एक माहौल ऐसा पलटा जा रहा है। वो कई जगह, वो स्टालिन क्या कर रहा है भाई? स्टालिन कह रहा है कि मंदिर में भी पिछड़े वर्ग के आदमी लाओ, बिठाओ। वो चीफ मिनिस्टर है, उसके फादर करुणानिधि पूरी जिंदगी चीफ मिनिस्टर रहे। तो वो लोग, अब ये लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल की होगी और जो अभी दिखता है, और ये लड़ाई अगर वहाँ पहुँची, देखो हम 5 महीने की भविष्यवाणी न मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते, लेकिन हालात जिस तरफ मोड़ रहे हैं, जिस तरफ ले जा रहे हैं, तो मंडल वालों की संख्या ज़्यादा है ना। अगर उनका बचा लो, वो तो 85 वर्सेस 15 की लड़ाई बताते थे, लेकिन आप और कम कर लो और घटा लो, तो आप मुझे बताइए 24 करोड़ 24.5 करोड़ वोट है बीजेपी के पास, 12.5 करोड़ है कांग्रेस के पास, और ये जो विरोधी जितने पैदा हो रहे हैं, ये इनके 1-1, 2-2 करोड़ के वोट हैं स्टेट में। तो अभी भी 63% वोट विपक्ष का है, 63%। तो ये माहौल क्या करेगा? ये माहौल ने अगर इकट्ठा किया तो विपक्ष का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा इधर, और मंडल वर्सेस कमंडल लड़ाई हुई, जो लोग बड़े बड़े लोग समझ रहे हैं। देखो, नादान लोग सब जगह होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए अब। और ऐसा नहीं कि आप चीफ मिनिस्टर वो हो जाते हो तो आप नादानी नहीं करते। अब अखिलेश ने किसी दिन कह दिया कि मौर्य जी 100 MLA लेके आ जाएं हम चीफ मिनिस्टर। ये कोई बातें हैं यार, ये कोई बातें हैं? इससे लगता है कि आप सुलझे हुए आदमी हो, सुलझी बात कर रहे हो। ऐसे कोई आपके कहने से आ जाएगा और आपकी बात में बड़ा वजन है, आपने बड़ी पॉलिटिकल बात करी। सब इन बातों को नहीं करना चाहिए। केजरीवाल वहाँ गए, वो भजन लाल जी का लड़के ने, कुलदीप बिश्नोई ने सीट छोड़ी है एक, और वो बीजेपी में आ गए। वहाँ जाके कहने लगे कि आप मुझे बाई इलेक्शन जिता दो आपको, और मैं काम करके ना दिखाऊं तो मुझ में लात मार देना, मुझे भगा देना। यार आप मतलब अपनी एक सीट के लिए इतने गिर जाओगे कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर किसी छोटे बड़े प्रदेश के कभी रहे हो तो आप बहुत कोई मैच्योर बात कर दोगे ना। वो बात आप नीतीश से नहीं उम्मीद कर सकते। नीतीश जी जब बात करेंगे तो उनकी बात में वजन होगा। उनकी वही एक टाइम में तो वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था यार। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें बनी, फिर दूसरे राज्य में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन अब गुजरात में पैर पसार रही है। यानी कि दिनों दिन आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत होती जा रही है। इसको नुकसान, पार्टी के पास कोई लोकसभा का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ये देखने में बड़ी लगती है चीज़ें।
एक भी लोकसभा का और जो राज्यसभा में उन्होंने किन किन को टिकटें दी है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। शराब नीति में उन्होंने क्या किया है ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं। उनकी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। अभी कहीं थोड़ा बहुत डेंट कर पाएंगे, 1 करोड़ ही वोट है सिर्फ उनका। इस बड़े लोकसभा के इलेक्शन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए वो तो, बल्कि अगर आप मेरी पॉलिटिक्स समझो, हो सकता है मुझ में, वो तो एक तरीके से अगर उनको मान लिया जाए कि वो बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। गुजरात में जैसे लड़ेंगे बीजेपी को जिताएंगे, तो आप बताओ क्या है? वहाँ तो कांग्रेस अदरवाइज जीत सकती है। अगर ये ज़्यादा ताकत लगाएं तो ये किसके कहने। बिहार में एक और साहब है, अच्छा हुआ मुझे अभी कल परसों ही किसी पत्रकार ने पूछा, बोले साहब ये प्रशांत किशोर जो हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो, मैंने कहा भाई वो बिजनेसमैन हैं और वो अब नीतीश जी के साथ थे, फिर वो मोदी जी के, वो उनकी कोई वो धंधा था उनका ये बताना कि यहाँ ये आएंगे। वो खुद पॉलिटिक्स करने लगे तो खुद थोड़ी आप पॉलिटिक्स कर सकते हो। तो उनके कहने न कहने का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो बड़ी घटना हुई है वो नीतीश जी ने करी है। राजनीति में सबको दिखाई दिया, शरद पवार जैसे बड़े लोग और लालू यादव, शरद यादव वगैरह सब, रामविलास पासवान का एक ज़माने में बोलबाला था, उनके बच्चे को शायद समझ आ जाए कुछ महीनों से। लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। और कांग्रेस में इन सारी परिस्थितियों की वजह से उनमें भी थोड़ी सी जान आ गई है। उनकी चीज़ को लोग देख रहे हैं। आज आप देखो कि जो हाल है उनका ट्रेंड कर रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं। देखो लोग, हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के हालात बदल जाएं, और जब ऐसी आपस में पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग आपसे ढंग से बात करने लगते हैं, थोड़ा ये सोचने लगते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी तो है। वो एंजेला जॉली है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है अमेरिका की, क्या पूरी दुनिया की, एक बार में 300 करोड़ रुपया लेती है वो। उसने कहा कि अमेरिका के रहने वाली, अमेरिका के लिए उसने कहा कि भाई मेरी सरकार तो मुझे बहुत नाराज़गी है, डूब के मर जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान ये छोड़ के आ गए और वहाँ महिलाओं का 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट मेरी कर नहीं रही, वो तो वहीं रह रही। तो अगर आपके इस राज्य में, प्रदेश में, देश में लोकतंत्र नहीं होगा तो आप बात क्या कह पाओगे? इन घटनाओं से लोकतंत्र पैदा होगा, ये बड़ी जीत है। इलेक्शन कब होगा, क्या उसमें कौन जीतेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी इसमें से निकलेगी जो थोड़ी सी छिन्न भिन्न हो गई थी, ये मेरा मानना। अच्छा, अभी यूपी में मदरसों को लेकर सर्वे पर बात छिड़ी है। 10 तारीख से सर्वे भी शुरू हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से नाराज़ है। राजनीति पे आने वाला भविष्य क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि ये कोई भी चीज़ें, अब जो बड़ी पॉलिटिक्स है ना, वो इजाज़त नहीं देती है इन चीज़ों की। सबको हक है, आपका कोई मज़हब है, आपका कोई धर्म है, मेरा कोई धर्म है, तो सबको हक है अपनी बात कहने का। उसका कोई ना कोई, ये जो अभी जो सब सिचुएशन चल रही है, इससे बदलाव आएगा, मेरा अपना ऐसा सोचना है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अधिकांश मंचों से ये कहते हैं कि मैं गुंडों की, माफियाओं की गर्मी निकाल दूंगा। क्या ये इस पार्टी को शोभा देता है, इस तरह की भाषा? नहीं, देखो ऐसा है, एक तो अब यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तिलमिलाट जो होती है वो सपा को होती है। नहीं ऐसा है ना, अब वो 1 to 1 आपस में इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब योगी जी का, देखो एक बात तो अच्छी है, वो ईमानदार आदमी है और उनकी अपनी कोई लाइबिलिटी नहीं, अपना कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। अब वो गोरखपुर में, वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में वहाँ लड़के आए, उनकी नीयत ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ। वो थोड़ा एग्रेसिव हैं, वो बात अलग है, लेकिन उनकी नीयत में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। जो लोग उनसे घबराते हैं वो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए मैं एक बात बताऊँ, आप अभी यूपी में बुलडोजर जरूरी है या विकास जरूरी है? मैं एक बात छोटी सी बता रहा हूँ। देखो एक बात आप सुन लो कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो अब पब्लिक जो है कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं लगाना चाहती है। उसके साथ अन्याय जो होता है, देखो साहब, तुरंत फैसला करने वाला कौन है, उसमें ये ब्रांड चमक गया है। बुलडोजर बड़ी जो स्टेट होती है
उसमें लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करोगे तभी तो विकास हो पाएगा, नहीं तो होगा कहाँ। आप करोगे, दुकान बनाओगे, दूसरा कोई लूट के ले जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश तो सूबा है एक पूरा, और बड़ा सूबा है। इतने बड़े बड़े तो मुल्क नहीं है बाहर। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी उतने बड़े बड़े देश तो हैं जो दुनिया में, उनकी आबादी नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो उनका प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। तो ये जो डर लोगों का होता है, जो क्राइम होते हैं, वो भी बहुत रहे थे पहले। तो अब वो इतना बड़ा प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते करते भी वक्त निकल जाता। करे क्या? डेवलपमेंट आएगा ही तब जब लॉ एंड ऑर्डर। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करता है उसे, वो आप क्या सोचते हो, पुलिस को कोई सायरन बजाने पड़ते हैं, कभी डंडा मारना पड़ता है, कभी दौड़ना पड़ता है, तो सबको कोई गोली से थोड़ी मार देती है। लेकिन अपना एक इम्पैक्ट बनाते हैं, एक टेरर क्रिएट करते हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ी स्टेट को करना ही पड़ेगा, उसकी कोई मजबूरी है उनकी। अच्छा, अभी शिवपाल और अखिलेश यादव की जुगलबंदी नहीं मिल पाती है, हमेशा दोनों अलग अलग रहते हैं। सपा को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, या बीजेपी को फ़ायदा होगा इससे? देखिए ऐसा है, शिवपाल यादव जो है ना, उन्होंने पहले जब पॉलिटिक्स में जब वो जाने गए थोड़ा अपने मुलायम सिंह से हट के, उनकी मांग ही गलत थी। शिवपाल यादव को यही मांग तो थी, मुझे मुख्यमंत्री बना दो अखिलेश की। वहीं से तो शुरू करिए। आपने मांग ही अपनी पहली शुरुआत ही गलत करी, और उनका दिल दिमाग कुछ भी क्लियर नहीं है। वो एक कंफ्यूज्ड आदमी है, और इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनकी समझ, या तो आप बाहर निकल आओ, आपको अगर खिलाफत करनी है तो आप बाहर निकल आओ, साइकिल वाली पार्टी। ये वहाँ रह के फिर ये पीछे से आके, ये अब कोई चलेगी नहीं। वो जितना नुकसान कर सकते थे सपा का, अब उनसे वो बीजेपी अगर इस मुगालते में गिने, वो कोई लीडर नहीं है। वो एक बरगद के नीचे एक छोटा सा पेड़ उगा था, बस वो है। वो कुछ नहीं है ना, वो उनकी कोई ऐसी इमेज है ना, कोई वो थोड़े दिन बोलेंगे बालेंगे ना, कोई उनकी वजह से कोई यादव वहाँ बहुत चले जाएंगे ना, कोई मतलब नहीं। मैं समझता नहीं इस बात। और कौन इस बात से इफेक्ट हो जाएगा? जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। अब जैसे ये तो सब भ्रम इसलिए फैलाए जा रहे हैं, अखिलेश ने भी शायद इसलिए कहा होगा कि 100 विधायक, उनको उनकी स्थिति खराब है स्टेट में, इतनी खराब है कि अब मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। ये यहाँ जो आसपास जितनी सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास, एक आध दो बार, वो अब उनको रिपीट करना और वो सब मुश्किल पड़ जाएगा। तो शिवपाल की तो कोई गिनती नहीं है पॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।